नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो सियासी अखाड़े में। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। तो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज रहा है। सारे राजनीतिक दल जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हैं और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच झारखंड में ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर से नए मुद्दे को जन्म दे दिया। बात ईडी की हो, सीबीआई की हो या आईटी की हो, केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनाव के दौरान लगातार कार्रवाई को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ी की जा रही हैं। अब इस सियासी माहौल में आईटी की कार्रवाई ने तड़का लगाने का काम किया है और बहस को फिर छेड़ दिया कि आखिर चुनाव के समय में आईटी क्यों सक्रिय हो जाती हैं। विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीजेपी को जमकर घेरा और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सारा ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ा। विपक्ष का सीधा आरोप है कि जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी को जांच एजेंसियों की याद आ जाती है। अब जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कसा है कि जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी को हार का डर सताता है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों चुनाव के समय में केंद्रीय जांच एजेंसियां ही छापे मारती हैं। दूसरी ओर बीजेपी हर बार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ती है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपना काम कर रही हैं। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव या उपचुनाव, इन चुनावों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई में तेजी नजर आती है और कहीं ना कहीं विपक्ष के कई नेताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। अब कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के नजदीकियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें लगभग 60 लाख का कैश और 1 किलो सोना बरामद हुआ। इसी तरह अन्य राज्यों में भी ईडी ने शिकंजा कसा और भारी मात्रा में नकदी बरामद की। पिछले महीने 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, तब से झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। महज 25 दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस ने 10 बड़े एक्शन लिए। कैश और सोना जब्त किया पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद धीरज साहू से बरामद की गई 350 करोड़ की बेनामी संपत्ति के नोट हर किसी विपक्ष को नुकसान पहुंचा गया। यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। यह आने वाला समय बताएगा कि जांच एजेंसियों की यह कार्रवाई विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचाती है और भारतीय जनता पार्टी को लिए कितना फायदा पहुंचाएगी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। देश में जहां एक और आगामी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज है और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा और यूपी समेत 15 राज्यों की 47 सीटों पर और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अंधाधुंध चुनावी रैलियां कर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर इनकम टैक्स विभाग सक्रिय हुआ और झारखंड में कुछ नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। टीम ने सुनील कुमार श्रीवास्तव और उनसे संबंध रखने वाले 17 ठिकानों पर छापे मारे। रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इसमें जमशेदपुर के अंजानिया इस्पात समेत अन्य ठिकाने भी शामिल रहे। बता दें कि टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आईटी को जानकारी मिली थी कि सुनील श्रीवास्तव ने टैक्स में कुछ गड़बड़ी की है। इसके बाद विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की। लेकिन इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कई सवाल खड़े कर दिए कि भाजपा के पॉलिटिकल लीडर्स के फेल्योर के कारण अब भारतीय जनता पार्टी को लास्ट एफर्ट के तौर पर उनका इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है उनको सामने लाना पड़ रहा है। अब वो पॉलिटिकल टूल किट के तौर पे सामने आएंगे। तो वहीं जेएमएम की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर जमकर निशाना साधा गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी अपनी हार सामने देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे बढ़ा रही है और चुनाव के दौरान ही
आखिर क्यों केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय होते हुए छापेमारी करती हैं? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में इन जांच एजेंसियों को पूछना चाहते हैं कि आप समय का चुनाव कैसे करते हैं और पात्र कहां से ढूंढते हैं, और यदि यही करना है तो इसका प्रतिफल क्या हुआ? आप छापा मार रहे हैं, आप जांच कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसका नतीजा क्या आ रहा है ये आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? मैं झारखंड के आदिवासियों को कहना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री के शासन में आपके कल्याण के लिए मोदी जी ने भेजा हुआ 350 करोड़ रुपया इनके सांसद से घर से पकड़ा जाए, जिस मुख्यमंत्री के राज में मोदी जी ने भेजा हुआ आपके कल्याण से, आदिवासी कल्याण के लिए भेजा हुआ 20 करोड़ रुपया से ज्यादा रकम उनके घर से पकड़ा जाए, उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? झारखंड की आदिवासी जनता बहुत स्पष्ट मानती है ये इनका व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है, और जो भ्रष्टाचार किया है वो झारखंड के आदिवासियों का पैसा लूट कर ही किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच जान लेते हैं आखिरकार वो सुनील श्रीवास्तव हैं कौन, जिन पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से शिकंजा कसा गया, और चुनाव के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों की कब कब छापेमारी हुई। कौन है सुनील श्रीवास्तव? सुनील श्रीवास्तव लंबे समय से सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव हैं। वो पहले सरकारी विभाग में इंजीनियर थे, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर हेमंत सोरेन के सहयोगी के तौर पर काम करने लगे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं। साथ ही साथ सुनील श्रीवास्तव पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। आइए अब जान लेते हैं चुनावों के बीच झारखंड में कब कब छापेमारी हुई। लोकसभा चुनाव 2024, विधानसभा चुनाव 2024 और उपचुनाव 2024, सब टाइम छापेमारी की तस्वीरें और खबरें सामने आई। अब झारखंड में चुनाव के बीच इनकम टैक्स की छापेमारी का ये कोई नया मामला नहीं, बल्कि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी पर गलत तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से कड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने का दावा किया जा रहा है। झारखंड में कई नेताओं के घर छापेमारी के दौरान भारी नकदी बरामद होने का उदाहरण भी सबके सामने है। ऐसे में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार किसके आरोप किस पर कितने भारी पड़ते हैं और जनता किस पार्टी पर भरोसा जताते हुए चुनावी नतीजों के बाद सत्ता पर बैठा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। तो चुनावी समर के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल और उनके द्वारा बरामद की जाने वाली रिकवरी और कई नेताओं की जो इमेज डिमोलिशन को लेकर लगातार विपक्ष सरकार या भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन अब जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है उससे हेमंत सोरेन व उनके सहयोगियों को कितना नुकसान होगा, यह एनडीए की पार्टी के नेताओं को कितना फायदा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से राजश्री जयंती है, प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जेएमएम से प्रवक्ता अरविंदर सिंह, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अमृत कुमार सिंह, हमारे साथ स्वागत है आपका। और वीना देवी आजसू से, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आप सभी का। अरविंदर जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। 2 चरणों में होने वाला झारखंड का विधानसभा चुनाव, इसमें जेएमएम को आप इस वक्त कहां देख रहे हैं? और सुनील श्रीवास्तव से लेकर मिथिलेश ठाकुर और मिथिलेश ठाकुर से लेकर पंकज मिश्रा पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं या उनके ठिकानों पर जो छापेमारी हो रही है, उसे जेएमएम किस तरह से देख रही है? टाइमिंग को लेकर तो नो डाउट विपक्ष सवाल उठाएगा ही,
लेकिन जो रिकवरी होती है उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। धन्यवाद कुणाल। रिकवरी आज क्या हुई अभी तक पता चला क्या? मुझे तो नहीं पता चला। आप बता दें प्लीज जनता को कि आज जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। मैं पिछले धीरज साहू से लेकर अब तक की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की बात कर रहा हूं। तो अगर इस लॉजिक से जाएं तो बहुत सारे बीजेपी के नेता बलात्कारी हैं, तो क्या मैं मान लूं कि बीजेपी के शीर्ष नेता भी बलात्कारी हैं? अगर इसी लॉजिक से जाऊं, क्योंकि दूसरे नेता के यहाँ पैसा पकड़ा गया तो ये भी इनके यहाँ भी पकड़ा जाएगा, तो इस लॉजिक से तो बहुत सारे बीजेपी के नेता अपराधी हैं, तो क्या मैं मान लूं कि हमारे प्रधानमंत्री भी अपराधी हैं? ऐसा लॉजिक तो चलता नहीं है। आप प्रूफ दीजिए ना। ठीक है, जिनके पास पैसे पकड़े गए वो जेल में गए, ऐसा तो नहीं कहा कि हमने उनको भगवान बना दिया या हमने उनको कुछ कर दिया। जिसने गलत किया वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। लेकिन गलत आरोपों में हेमंत सोरेन को भी तो बीजेपी ने कहा था, पर आप हाईकोर्ट का स्टेटमेंट देखिए कि क्या कहा हाईकोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मना कर दिया कि आप स्टेट परमिशन के बिना आप रेड नहीं कर सकते, तो आईटी ले आए। अब आईटी के थ्रू ईडी आएगी। देखिए मुझे तो है मतलब शर्म आती है कि इस देश में आप आम जनता से, राह चलती जनता से पूछ लीजिए किस तरह से वो अब ईडी का नाम को किस कैटेगरी में रख रहे हैं। जहां सुनते किसी से भी पूछिए कि ईडी का रेड हुआ तो यही बोलेंगे क्या मोदी जी को ये नेता अपने पार्टी में चाहिए, या ये नेता मोदी जी को तंग कर रहा था इसलिए इसके यहाँ ईडी की रेड हुई? ये तो क्वेश्चन ही पूछना छोड़ दिया लोगों ने। लेकिन अमृत जी, ईडी की इमेज की चिंता करने से ज्यादा इस वक्त आपको आपकी पार्टी के नेताओं की चिंता करने की ज्यादा जरूरत है, या विपक्ष के जितने अलायंस है उनको अपनी पार्टी के नेताओं की इमेज की ज्यादा चिंता होनी चाहिए? ईडी की चिंता छोड़ दीजिए, ईडी की चिंता को जनता पर छोड़ दीजिए। आप अपने पार्टी के नेताओं की बात कीजिए सर। आप एक बताइए ना, आप ये बताइए सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर जो छापेमारी हो रही है, हेमंत सोरेन के राइट हैंड कहे जाते हैं, नजदीकी हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर जेएमएम का ऑफिशियल स्टैंड क्या कहता है? क्या आप ये मानते हैं कि सुनील श्रीवास्तव निष्पक्ष हैं, नापाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कल को अगर कोई रिकवरी होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जेएमएम कहेगा कि भाई कुणाल जी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका जेएमएम का कुछ लेना देना नहीं है? इस देश में अब ये स्थिति नहीं रह गई कि वो हम क्या बोले क्या नहीं बोले। अब वो जो मोदी जी बोले और मोदी जी की एजेंसी बोले वही लोगों को, आप लोगों को, मीडिया वालों को भी वही मानने हैं। आपने तो हमारा मानना बहुत दिनों से छोड़ दिया। मैं तो बोल ही रहा हूं कि अगर एक नेता, मिथिलेश ठाकुर के यहाँ भी तो छापा पड़ा था, क्यों नहीं आप डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या मिला? बताइए जरा। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं मिथिलेश ठाकुर? बता दीजिए, पूरी देश की जनता को सुनना चाहती है। बताइए क्या रेट में मिला, बताइए। ठीक है, उसका जवाब ले लूंगा मैं। भ्रष्टाचारी थे मिथिलेश ठाकुर, हमारे बहुत बड़े मंत्री थे। नहीं, लेकिन जेएमएम का मानना है कि सुनील श्रीवास्तव, आप बता दीजिए। नहीं, लेकिन आपका ये मानना, एक सेकंड सर, जेएमएम का यह मानना है कि सुनील श्रीवास्तव पर जानबूझकर शिकंजा कसा जा रहा है, जेएमएम को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव में जेएमएम की स्ट्रैटेजीज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ईडी के बजाय आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेएमएम का स्टैंड ये 100%। ठीक है सर, ओपनिंग कमेंट ले लूं, उसके बाद लौटाऊंगा। ओपनिंग कमेंट ले लूं, लौटाऊंगा मैं सर। ओपनिंग कमेंट ले लूं, लौटाऊंगा। राशि जयंती जी, भारतीय जनता पार्टी तमाम जांच एजेंसियों का इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि जब बीजेपी को लगता है कि आम जनता पर उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, चुनाव उसके हाथ से सरक रहा है, तो कभी ईडी, कभी आईटी, कभी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। मैडम आपका स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड क्या कहता है? जी कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं ये, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि ईडी एक स्वतंत्र इकाई है, और अगर ईडी को कोई सूचना ऐसी मिलती है तभी ईडी कहीं जाती है। हमारे आपके घर क्यों नहीं आती ईडी? ऐसी बात नहीं है कि ईडी सबके यहाँ जाती है। ईडी को कोई ऐसा गुप्त इंफॉर्मेशन मिलता है जिसके कारण जाती है, और अगर ईडी को कुछ नहीं मिला तो वेल एंड गुड, जिनके यहाँ जाती है वो तो पाक साफ निकल आते हैं, फिर तो उनके बल्ले बल्ले। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है और इसमें चिंता की क्या बात है? तो ये मैं पूछना चाहूंगी कि अगर ईडी जाती है तो इससे ही घबराहट क्यों हो जाती है, इसमें ही सवाल शुरू क्यों हो जाते हैं? ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भैया बता दीजिए ना कि पंकज मिश्रा के घर से क्या कुछ निकला, मिथिलेश ठाकुर के घर से क्या कुछ निकला, मिथिलेश ठाकुर के ऊपर जो कार्रवाई हुई, आखिरकार ये बता दीजिए कि उस छापेमारी में क्या निकला। आप लोग रिकवरी करके पार्टी का नेता को या पार्टी की इमेज तो खराब कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंचती है इसका कोई सिर पैर नहीं होता।
पहले जो धीरज साहू जी के यहाँ निकला, हमारे आलम जी के यहाँ निकला, वो सब तो सब सर्वविदित हो गया। अब ये भी सर्वविदित होगा थोड़े दिनों में। ऐसा नहीं कि बस ईडी छापा पड़ा और तुरंत का तुरंत ये मामला सामने आ जाता है, थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो अगर नहीं निकला तो मैं तो कह रही हूँ, नहीं निकला तो बहुत अच्छी बात है, उससे हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई गलत चला गया था और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर मिला तो तब तो बात सही होती है ना। अब तो फिर विपक्ष इसलिए के इस नेता बात से परेशान होने मनोज की जरूरत पांडे नहीं है। हो या खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, बार बार ये चीज साफ कह रहे हैं कि अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई या आईटी का इस्तेमाल किया, उसके बाद आम जनता के बीच इन जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है और उसकी जो कारण है वो केंद्र सरकार है। राजश्री जी, ये केंद्र सरकार पर ठिकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? ये तो लगातार जो ईडी स्वतंत्र इकाई, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ईडी स्वतंत्र इकाई है और ईडी अपना काम कर रही है। ठीक है। अमृत कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमृत जी, स्वागत चर्चा में आपका। कांग्रेस पार्टी आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने जो हजारीबाग में जनसभा को संबोधित किया, एक एक करके बार बार धीरज साहू का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, लोकसभा चुनाव में रिकवरी हुई थी, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के उस सांसद की वजह से पार्टी की इमेज पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए कुणाल जी, ये चुनाव के मौसम में भाजपा के द्वारा 4 हथियार का प्रयोग किया जाता है। पहला हथियार तो है धर्म को एक हथियार के रूप में उपयोग करती है। दूसरा है इनकम टैक्स, तीसरा है सीबीआई और चौथा है ईडी। ये चारों हथियार का प्रयोग करके वह चुनाव में लाभ लेने का प्रयास करती है। झारखंड के इस मौजूदा विधानसभा चुनाव में जब भाजपा को लग रहा है कि लगातार उनके द्वारा पैसे की बर्बादी, उनके नेताओं के बार बार आगमन के बाद भी जनता का मूड नहीं बदल रहा है, जनता महागठबंधन के साथ है और पुनः हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो भाजपा यह लगातार प्रयास कर रही है किस प्रकार से कांग्रेस हो या गठबंधन के जो भी दल हैं उनके नेताओं के ऊपर उनका चरित्र हनन कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जो अमित शाह आरोप लगा रहे हैं कि हमारे नेता धीरज साहू के ऊपर रेड पड़ी, रेड में पैसे की रिकवरी हुई, अमित शाह को यह जवाब देना चाहिए था कि जो रेड हुआ, उस रेड में जो रिकवरी हुई, क्या उसका धीरज साहू ने जवाब नहीं दिया? धीरज साहू के द्वारा उसका जवाब दिया गया और वो रेड सिर्फ धीरज साहू के पास नहीं था। ज्वाइंट लायबिलिटी के पैसे को अकेले सिर्फ धीरज साहू के नाम पे दिखाकर भाजपा उनका चरित्र हनन कर रही है, हमारे पार्टी पर लांछन लगा रही है और प्रयास कर रही है कि हम चुनाव में इसका लाभ लें, लेकिन इसका लाभ चुनाव में भाजपा को मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। आप देखिए उनकी मंशा कितनी गलत है और उनकी टाइमिंग कितनी गलत है। बार बार ये चुनाव के ही समय में ऐसा क्यों होता है? ये सामान्य समझ का व्यक्ति ये समझ सकता है कि ठीक है ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन जो आपकी टाइमिंग है वो आपकी मंशा को दिखाता है कि आपकी मंशा निष्पक्ष रूप से जांच करना नहीं है, आपकी मंशा है किसी प्रकार से भाजपा को लाभ पहुंचाना। आप उसी मंशा के साथ बार बार सिर्फ गठबंधन के लोगों को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पूरे देश में सिर्फ भाजपा को ही इस तरह का इनपुट मिल रहा है, ईडी को इनपुट मिल रहा है कि गठबंधन के लोग ही बदनाम है, गठबंधन के लोग वही भ्रष्टाचारी है? नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी को कहीं डर लग रहा है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसके बाद इंडिया अलायंस को नुकसान होगा। भाजपा उसी नीति पे काम कर रही है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। अमृत जी, कांग्रेस को लग रहा है, कहीं डर तो नहीं लग रहा कि जिस तरह की कार्रवाई इस वक्त जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है कि जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को राजस्थान विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में झेलना पड़ा, वो झारखंड में ना झेलना पड़ जाए, या इसीलिए आप लोग बड़े डिफेंसिव मोड में हैं? देखिए, हमारी पार्टी के कुणाल जी, हमारी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े हैं, स्वाधीनता संग्राम में हमारी सहभागिता का, हमारे नेतृत्व का इतिहास रहा है। हमारे कई प्रधान नेता कई वर्षों तक जेल में रहे हैं, तो भाजपा के ही कुछ सालों में उनके द्वारा की गई कार्रवाई से हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारे ना मनोबल कम हो रहा है और ना हम डरने वाले हैं। हम उसी मंशा के साथ, उसी आत्मबल के साथ, जनता के समर्थन के साथ हम चुनाव में हैं और चुनाव में हम लड़के और हम जीत करके दिखाएंगे। ठीक है, आजसू से हमारे साथ वीना देवी जी हैं। वीना जी, किस तरह से आप देख रही हैं एक के बाद एक जो रेड होती हुई नजर आ रही है, कई नेताओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज डिफेंसिव मोड में या
कंस्ट्रक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। आजसू किस तरह से देख रही है इन कार्रवाई को? क्या आपको लग रहा है कि चुनाव के दौरान जिस तरह की कार्रवाई इस वक्त जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है, चुनाव के दौरान ही क्यों होती है? साल भर रोक दी जाती है, 5 साल तक कुछ नहीं होता, बड़े नेताओं पर शिकंजा कसता जाता है। चुनाव आते ही विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री के चहेते हो, वो सब रेडार पर आ जाते हैं। जी, इस सब्जेक्ट पर मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, ईडी और जो भी जांच एजेंसियां हैं वो तो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो एक टेस्टिंग सेंटर है, आपको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, अपना चुनाव प्रचार कीजिए, जिन पे कार्रवाई हो रही है हो जाने दीजिए, उससे क्या आप पर कोई असर तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं अमृत जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि अभी जो धीरज साहू जी का बात हो रहा था, लोहरदगा से वो ये है सांसद है, और वहां पे आपका वित्त मंत्री भी थे, रामेश्वर उरांव जी विधायक थे। ठीक है, आपने पेपर दे दिया, क्या ये जनहित में कभी मतलब आज जनताओं के सामने ये बताया गया कि ये 300 करोड़ रुपए कहां से आए? मशीनें गर्म हो गई, लोग गिनते गिनते थक गए, वो कहाँ है? आप बोलते हैं कि हमारे नेता कुछ करते, हमारे नेताओं पर शिकंजा कसा जाता है। आप कुछ विकास की परिपाटी लिखते थे लोहरदगा पे, तो हमको लगता है कि वहाँ सांसद है, हमारे वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री जी जिसके पास मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा फंड होता है, सबसे बड़ा फंड उनके पास होता है, और वो लोहरदगा की आप जाकर देख लीजिए, कोई एक गली, कोई एक चौराहा, कोई वहाँ पर कोई ऐसा काम जो लगे कि वहाँ दो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। लोहरदगा की जनता आज भी ठगी महसूस कर रही है, ठगा हुआ महसूस कर रही है। ना वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था, ना सड़क की व्यवस्था, ना वहाँ पे राशन का ढंग का व्यवस्था, जबकि वहाँ पे राशन ये आपका खाद्य मंत्री भी वही रहे। आप मुझे बताएं कि क्या ये सही नहीं है कि आपके यहाँ से अगर पैसे मिलते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं वो हमने पैसे कागज जमा कर दिए, तो कागज कहाँ से कमाए ये भी बता दो तो ना जनता को कि हमने कमाया तो आपको इतनी एक मिनट इसमें मैंने हिस्सेदारी दे दिया, आपने तो नहीं बताया ना। लेकिन जब कार्रवाई होती है, कार्रवाई चालू रहेगी, तब कहेंगे उनके यहाँ कुछ मिला क्या, और अरविंदर जी बोलेंगे कि मीडिया वाला तो मेरा पक्ष ही नहीं लेता है। ये गलत है। मीडिया अगर आपसे सवाल पूछ रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मीडिया पे ही ये गोली उठाने लगे। मैंने अरविंदर जी को बहुत बार देखा, जब इसके पास जवाब नहीं होगा मैडम बोलेंगे बीना जी, मीडिया और ईवीएम इसीलिए तो बदनाम है कि बस सवाल उठ जाते हैं और उसके बाद जब जवाब की बारी आती है तब नेता नजर नहीं आते। ठीक है अरविंदर जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं अमृत जी के पास जाऊंगा, प्लीज। देखिए 3 बात कुणाल जी, मीडिया बदनाम नहीं है, मीडिया अपने कर्मों से पिछले कुछ, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं जनरल मीडिया को बता रहा हूं। सर जनरल मीडिया में सभी आते हैं, इतना आपको नहीं, मैं मीडिया को लेकर या फिर चैनल की क्रेडिबिलिटी को लेकर मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता सर। मैं नहीं चाहता, आप सिर्फ मुद्दे पर बात करें, आप सिर्फ मुद्दे पर बात करें। मीडिया पर ईवीएम पर एलिगेशन लगाने से अच्छा है आप जेएमएम के स्टैंड पर बात करें, और जो बात यहाँ बीना देवी जी कह रही है आप उनके सवालों का जवाब दें सर, प्लीज टू द पॉइंट। मैं सबसे पहले राजश्री जी के बाद सबका बात जवाब दूंगा। ठीक है, राजश्री जी कह रही हैं कि अच्छा हुआ, नहीं कुछ मिलेगा तो कोई बात नहीं, पर जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया और उसके बदले में आपने इलेक्शन जीत लिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो वही हाल हो गया ना कि बड़ी की बड़ी खबरें पेपर में निकाल दी, आदमी को बदनाम कर दिया और फिर चौथे पन्ने में एक छोटा सा खंडन निकाल दिया। दूसरी बात, आप लोग धीरज साहू की बात करते हैं तो आप अपनी जानकारी भी रखा कीजिए। 300 करोड़ उनको इनकम टैक्स ने वापस किया, और सबसे बड़ी बात कुणाल जी, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पता कर लीजिए, 300 करोड़ रुपए का ब्याज दिया है इनकम टैक्स ने उनको। ये ब्याज क्या अमित शाह ने अपने घर से भरा है, अपनी जमीन बेच के भरा है, कि भारत के जनता की पैसा था वो ब्याज में दिया गया? तो क्या बातें आप लोग करते हैं जिसकी जानकारी नहीं होती है, खाली बैठ के बोल देना और सुन लेना कि हाँ में हाँ मिला देना कि हाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और कौन सी बात का मैंने जवाब नहीं दिया बीना जी का? मैं मीडिया जहां गलत है तो मीडिया को गलत बोलने का, जब अगर मीडिया हमको गलत बोल सकती है तो क्या मीडिया भगवान के ऊपर दी गई है? मीडिया में इंसान नहीं है? ठीक है, और रही बात, आप मानते हैं कि हर चीज आप दिखाते हैं, आप हर चीज आप गारंटी दे सकते हैं कि आपने जो चीज दिखाई वो सत्य है? गलत कुछ नहीं दिखाया आज तक। सर कम टू द पॉइंट सर, ये बताइए मुझे, आईएएस छवि रंजन हो, बात पूजा सिंघल की हो, बात पंकज मिश्रा की हो या प्रेम प्रकाश की हो, ये सभी बेहद करीबी हैं हेमंत सोरेन के, एक एक करके सबसे इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, कुछ निष्पक्ष निकले, कुछ लगातार अभी भी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। मेरी बात कुणाल जी, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो रघुवर दास के भी करीबी थे, वो तो ब्लू आई गर्ल थी रघुवर दास जी की, पूजा सिंघल से, आपको मालूम है?
क्यों नहीं उनको उसी के साथ कनेक्ट किया जा रहा? प्रेम प्रकाश की गाड़ी में रघुवर दास घूमते थे, क्यों नहीं कनेक्ट किया जा रहा? आपको नहीं मालूम है कि उनकी इनोवा में घूमते थे वो? और आप आज बड़ा शांति से आप सीना टोक के दिखा रहे हैं कि बहुत क्लोज है हेमंत सोरेन के। ठीक है, क्या रिश्तेदारी है? कौन से पेपर मिले हेमंत सोरेन के साथ उनके पार्टनरशिप के? बता दीजिए। पर मेरे पास तो प्रूफ है कि उसकी गाड़ी में वो घूमते थे। ठीक है, जवाब दीजिए बीना जी और राजश्री की तरफ से जो सवाल लगाए गए कांग्रेस पर और मुख्य रूप से धीरज साहू पर, क्योंकि आज भी उसकी चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में उठा मसला विधानसभा चुनाव में भी लगातार चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। तो धीरज साहू का तो जब मैंने कह रहा हूं कि इनकम टैक्स से पैसे वापस अरविंद जी, अमृत जी की बारी। लोकसभा संसदीय क्षेत्र एक रिजर्व क्षेत्र है, वहां से धीरज साहू सांसद नहीं है, वहां से सुखदेव भगत जी सांसद है। अब किस प्रकार से हमारे धीरज साहू जी को लोहरदगा से सांसद बना रही है वो पहले समझ लें। दूसरा विषय जो ये आरोप लगा रही है कि उनके पास पैसा है, तो थोड़ा उनको अध्ययन कर लेना चाहिए। अभी जेएमएम के प्रवक्ता बड़े भाई अरविंदर जी ने बताया कि उस पूरे फैक्ट को उस पर आप स्टडी करके आइए, वो जो पैसा था उसका इंटरेस्ट किसको दिया गया और वो कहाँ से पैसा आया, उस पर इनकम टैक्स को दिया गया या नहीं दिया गया। और वो जो रेड पड़ी, क्या अकेले 300 करोड़ धीरज साहू के यहाँ से बरामद हुए या और भी बिजनेसमैन थे जिनके द्वारा संयुक्त रूप से जो पैसे रिकवर हुआ उसको सिर्फ धीरज साहू के नाम से दिखाया गया? इसकी जानकारी बीना देवी जी को नहीं है। आधे अधूरे फैक्ट पे आके वो इस परिचर्चा में बैठी हुई। उनको जवाब देना चाहिए कि अभी कुछ दिनों पहले वाइबियन यूनिवर्सिटी के संचालक यहाँ रेड हुई है, जो आशु से जिनकी घनिष्ठता के बारे में बात आ रही है, क्या इस पर वो बात रखेंगी? इस पर वो बात नहीं रखेंगी। जब अपने चादर में गंदगी लगी हुई हो तो दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस तरह का अनर्गल प्रलाप करना मीडिया में आके शोभा नहीं देता है। ठीक है, जहां तक बात है चुनाव की, आपको समझना चाहिए कि बार बार ऐसा ही क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तो केंद्रीय एजेंसियों की इनपुट मिलने लगता है। उससे पहले 5 साल तक क्या केंद्रीय एजेंसियां घर में सोई रहती हैं? ये चुनाव के समय में 1 या 2 महीना ही उनको इनपुट मिलता है। यह पूरा दिखाता है कि भाजपा अपने 4 तरह के शस्त्र के माध्यम से चुनाव में लाभ लेने का प्रयास कर रही है। ठीक है, राजश्री जी, टाइमिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे टाइमिंग पर, और अब विधानसभा चुनाव चल रहा है झारखंड का, तो भी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई आप लोग जानबूझकर नेताओं को परेशान करने के लिए, विपक्ष के नेताओं की जो इलेक्शन स्ट्रैटेजीज को डिरेल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं, और तब तक उस नेता को एंगेज करते हैं जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, और चुनाव संपन्न होते ही कुछ नहीं निकलता, फिर आप लोग छोटा सा आर्टिकल लिखकर उस नेताओं को पाक साफ कह देते हैं जिसकी कोई जवाबदेही संतुष्ट नहीं हो पाती। अपोजिशन को जब तक नुकसान हो जाता है। कार्ड भी डिरेल। इलेक्शन एक ऐसा लोकतंत्र का एक ऐसा मशीन है, या मैं कहूंगी कि लोकतंत्र को नापने का एक ऐसा मशीन है जिसको डिरेल्ड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये बात तो गलत है। दूसरी बात जो मैंने पहले भी कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो इसमें कोई कि अभी कर दो या पहले क्यों नहीं किया, इसका जवाब तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, ईडी के अधिकारियों से। और अभी हमारे एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोग धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति तो आप लोग करते हैं साहब। जब घुसपैठिया आते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, कहा घुसपैठिया, तो कोई घुसे ही नहीं यहाँ पे। और जब हाईकोर्ट बोलती है तब भी आप उसे मानते नहीं। और जब प्रतिशत घटने की बात आती है तब आप कहते हैं कि नहीं, तब आप जाके कहीं मानते हैं शायद कि यहाँ प्रतिशत घटी है। तो ये प्रतिशत घटी तो क्यों घटी, इसका कोई रीजन का कोई जवाब नहीं आपके पास। और अगर हम धर्म की राजनीति करते तो हम ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर कभी इस फॉर्मूले पे काम नहीं करते। और आज जो गृह मंत्री का बयान सामने आया हजारीबाग में जनसभा के दौरान, जो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अगली रामनवमी में मोदी जी अनाज दे रही है तो ये कभी नहीं देखती कि कौन से धर्म से है। नहीं, आवाज सूचना दे रही है तो कभी नहीं देखती कौन से धर्म से है। राजश्री जी, धर्म की राजनीति तो हम कभी करते ही नहीं। ठीक है, धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। आप ये कह रही हैं बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन गृह मंत्री का ये बयान देना कि भाई अगली रामनवमी में लोगों को डंडों से नहीं खदेड़ा जाएगा, जी बिल्कुल, ये धर्म की राजनीति के तहत बयान नहीं आता। आप भी तो इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। जो होता आया है, अगर उसको अगर सच्चाई के सामने प्रस्तुत किया गया तो क्या बुरा है।
ये क्यों है कि जब उनका कोई भी जुलूस चलता, हम एकदम शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, और जब हमारा कोई जुलूस जाता तो उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। क्या बंगाल की घटना हम नहीं देखते? क्या केरल की घटना हम नहीं देखते? तो इस तरह से घटनाओं का जो सच्चा स्वरूप है उसे अगर दिखाया तो उसे धर्म की चादर क्यों ओढ़ी जाती उस पर? नहीं, विपक्ष तो ये भी सवाल उठा रहा है ना बीजेपी से कि भाई बीजेपी के पास झारखंड में विधानसभा चुनाव के तहत ऐसे मुद्दे नहीं है जिस पर वो जनता को एकजुट कर पाए, इसलिए आप लोग धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। इसलिए आज भी गृह मंत्री से लेकर कई विपक्ष जो बीजेपी के नेता हैं वो जम्मू कश्मीर में जो हुआ 370 को लेकर उसको यहाँ पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये पहली बात है कि जो आप खुद एक दिल पर हाथ रखकर कोई ईमानदारी से कहे कि इसमें 370 जो हटा, 35A जो हटा, उसमें कश्मीर का भला हुआ या नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना कि नहीं बना, तो इन सवालों के जवाब देखेंगे तो खुद ब खुद लगेगा कि नहीं। तो 5 साल से क्यों नहीं चुप थी ये सरकार कि हम लोगों ने गलत फैसला किया? तब तो बहुत सही फैसला था। अभी जब वहाँ ऑपोजिशन हो रहा है तो इनको भी लग रहा है कि नहीं, गलत फैसला हुआ। मैं पूछती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर विधानसभा चुनाव में जो चीखम चिल्ली हुई, क्या ये मान के चलें झारखंड की बेटी रोटी और माटी को सामाजिक वो संतुष्टिकरण हो जाएगा उनका? आप लोग जो इतना चिल्ला रहे हैं धारा 370 झारखंड में, उससे आपको लग रहा है कि जिस 3 वर्ग की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई उन सबको आप संतुष्टिकरण दे पाएंगे? ये 370 धारा कहाँ लगी थी? कश्मीर में, और उससे हटाया गया। तो यहाँ पर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात सिंपल से कह रहा हूँ कि आप लोग जो अन्य राज्यों के मुद्दे झारखंड में लेकर आ रहे हैं उसी पर तो कांग्रेस सवाल उठा रही। मैडम, हम लोगों ने नहीं लेकर आया, इन लोगों ने जब उसका विरोध किया तब इन लोगों की तरफ से शुरुआत हुई। हम लोग ये सवाल लेकर नहीं आए थे पहले, ये परसों का मुद्दा था, कल ये सवाल उठा। ठीक है, इसलिए ये बात नहीं कि हमारी तरफ से शुरुआत हुई। अमृत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। कुणाल जी, राजश्री जी की बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य का है कि ये कह रही है कि धारा 370 के समाप्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना। क्या भाजपा यह मान के चल रही है कि धारा 370 के हटने से पहले जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं था? किस तरह का ये बात कर रही है, मुझे समझ से एकदम परे है। भारत का अंग नहीं था नहीं बोल रही हूँ, आज से नहीं, भारत का आजादी अंग के तो बाद है जब ही, महाराजा अभी का अंग है। अपना कश्मीर विलय तो कराया भारत का भारत के अभी साथ, का तब से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन पत्थरबाजों की समस्या, उग्रवादियों की समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई? 370 के हटने के बाद आम भारतीयों के आज जो राहुल जी वहाँ जाकर भाषण दे पा रहे हैं, उनके लाल जीवन किले में में जा पा रहे हैं, वहाँ पे इस बात का लाल झंडा, इस बात का वो जवाब नहीं देंगे। वो महंगाई पे जवाब नहीं देंगे, वो बेरोजगारी पे जवाब नहीं देंगे कि 5 करोड़ रोजगार देने का जो बात था भाजपा का चुनाव में, वो कितने लोगों को रोजगार दिया? रेलवे की वैकेंसी बंद हो गई, बैंक की वैकेंसी बंद हो गई, एसएससी की वैकेंसी बंद हो गई। क्या इस पर जवाब भाजपा देगी? नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, के पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्या भाजपा इस पर जवाब देगी? भाजपा इस पर जवाब नहीं देगी। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं झारखंड में, लेकिन केंद्र में 10 साल से इनकी सत्ता है, तीसरी बार ये चुन के आए हैं। ये लगातार क्या प्रयास किए हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ को रोका जाए, इस पर ये जवाब नहीं देंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बार बार निर्देश दिया गया है कि आप बांग्लादेश के घुसपैठ को रोकने के लिए आप सीमा पर प्रॉपर फेंसिंग कराएं, डबल फेंसिंग कराएं, लाइट की व्यवस्था कराएं, पेट्रोलिंग की व्यवस्था कराएं। क्या किया गया? कोई व्यवस्था नहीं। सारी केंद्रीय एजेंसियां इनके पास है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग क्या करेंगे? वो केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग ये करते हैं रेड मारने में कि महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी नेता है, जो भी दल है, उसका उपयोग उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनका दोहन करने के लिए, उन पर दबाव बनाकर अपने पार्टी में शामिल कराने के लिए करते हैं। लेकिन जो मूल जो विषय है कि आप बॉर्डर को सुरक्षित कैसे करेंगे, आप देश को सुरक्षित कैसे करेंगे, इस पर ये जवाब नहीं देंगे। तिब्बत में घुसपैठ हो रही है, इस पर ये जवाब नहीं देंगे। बिहार में घुसपैठ है, उस पर जवाब नहीं देंगे। देश सुरक्षित हो, इसलिए ही पूरी बात हो रही है। समस्या हमारे लिए पहले चुनाव हो रही है, हमारे लिए पहले देश, तब पार्टी, तब व्यक्ति। आपके लिए पहले व्यक्ति, पार्टी, उसके बाद देश। लेकिन अमृत जी, धार्मिक मुद्दों से लेकर सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो सवाल विपक्ष से किए जा रहे हैं वो तो अभी भी मुंह पाए खड़े हैं सर। धार्मिक सुरक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से लेकर भ्रष्टाचार मुक्ति, ये सब सवाल तो अभी भी विपक्ष के ऊपर मुंह बाए खड़े हैं।
इनका जवाब भी तो विपक्ष को देना पड़ेगा ना। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस की और आरजेडी की संयुक्त रूप से सरकार है, तो जवाबदेही तो आप ही की बनती है। अगर केंद्र से गृह मंत्री आकर झारखंड के हजारीबाग में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दे रहे हैं कि भाई अगली बार हमारी सरकार बनी तो रामनवमी पर लोगों को डंडों से नहीं पीटा जाएगा, जो मुस्लिम आरक्षण के तहत आदिवासियों के आरक्षण को छीनने का प्लान जेएमएम कांग्रेस कर रही है वो हम नहीं होने देंगे, और झारखंड या फिर वहां के आदिवासी लोग अगर अन्य राज्यों में जाएंगे तो उनको सामाजिक सुरक्षा देने का वादा हम भी करेंगे। और अगर ये वादे केंद्र की बीजेपी सरकार आके झारखंड में कर रही है तो इस क्वेश्चन मार्क तो सर आपको लगेगा कि आप लोग ये चीज डिलीवर नहीं कर पाए, इसीलिए वो मुद्दे लेकर आम जनता के बीच पहुंचे हैं। और अगर आपने मुद्दे डिलीवर कर दिए होते तो शायद उनके पास से मुद्दे नहीं होते चुनावी जनसभा में आम जनता के सामने रखने के लिए। उल्टे प्रश्न देने का काम हो रहा है। अमृत जी। कुणाल जी, ये सवाल रुकते हैं जी। कुणाल जी, इससे पहले मैंने जो कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, उसमें आपने एक प्रति प्रश्न किया था राजश्री जी, जिसके जवाब में राजश्री जी ने कहा कि नहीं, भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती। आपने उसके जवाब में कहा कि अमित शाह ने हजारीबाग में अपने संबोधन में कहा है कि अगली बार जब उनकी सत्ता आएगी, जो कि एक दीवा स्वप्न है जो सच होने जा रहा नहीं, तो रामनवमी में लाठीचार्ज नहीं हो। आपने उनसे प्रति प्रश्न किया और फिर उन्हीं के ही जवाब को आगे बढ़ाकर आप मुझसे सवाल पूछे। मेरा ये जवाब है कि आपका ही ये प्रश्न यह दिखाता है कि भाजपा किस प्रकार से धर्म की राजनीति करती है। भाजपा के लिए धर्म और के आधार पर विद्वेष फैलाना, धर्म के आधार पर बांटना, ये भाजपा की नीति रही है और इसी नीति को आगे बढ़ाकर काम करने का प्रयास किया। लोकसभा चुनाव में भी लगातार वो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही। क्या उसको लाभ मिला? उनकी सीटें घटी, हमारी सीटें बढ़ी। जनता का जो समर्थन है वो हमारे साथ है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से सामाजिक न्याय के लिए, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमारे तरह तरह की योजनाएं हैं, मैया सम्मान योजना हो, सोना सोगन योजना हो, ठीक है, जवाब ठीक है, आवास योजना हो, ठीक है वीना जी जवाब दीजिए। ठीक है, हमारा पैकेज है, ठीक है, किसानों को ऋण माफी का जो हमारा पैकेज है, बिजली माफी का जो घोषणा हुआ जिसको हमने अपनी जमा पहनाया। बार बार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं जो समाज का मुख्य अंग है, जिनको सबल करके ही किसी राज्य का विकास हो सकता है, हम उस ध्येय के साथ आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य में, हमारे शासन में सिर्फ अमानी और अडानी ही अमीर नहीं बने, बल्कि समाज का हर वह अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके साथ न्याय हो, उसको उतना आर्थिक बल प्रदान हो। ठीक है, वीना जी जवाब दें। उसको सामाजिक रूप से हम समाज के साथ इतना आगे लेकर आए जो अमृत अभी जो बोली थी, अमृत जी सुन लीजिए, कभी आप सुनने दीजिएगा या किसी बोलते रहेंगे? आप सुनेंगे भी ना कभी किसी की? मैंने ये नहीं कहा था कि धीरज साहू जी वर्तमान में वहाँ के सांसद हैं, मैंने कहा कि कांग्रेस से वो सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहने वाला व्यक्ति शराब पिला पिला कर झारखंड के लोहरदगा जिले को बर्बाद करने का कार्य किया है, मैंने ये कहा। इस तरह से नहीं होता है। अब वो बोल रही है, सुनेंगे भी चीज फिर बोलते रहेंगे। अभी आपने मैंने ये कहा था कि धीरज साहू जी सांसद रहे हैं कांग्रेस से वहां पर, और शराब पिला पिला कर झारखंड के लोहरदगा जिले को बर्बाद करने का उन्होंने कार्य किया, ठीक है। और आपने जो कहा ना कि वाइडियन यूनिवर्सिटी में जब रेट पड़ी तो बिना जी उसमें क्या कहेंगे, वो उनका उतना बड़ा यूनिवर्सिटी है और उसमें वर्तमान में 60 लाख का 40 लाख का कैश मिला है, मुझे उससे कुछ नहीं करना। आप जबरदस्ती उसको परेशान करने गए हैं। आपके तरफ आप बता दीजिए किसी भी चैनल में किसी ने भी आके आजसू की तरफ से ये चीज का विरोध किया क्या? हम टेस्ट देंगे, अगर हम खड़े होंगे तो आप पास होंगे, हमें आपत्ति नहीं है आपकी तरफ। हमको पता है कि मेरा कौन आदमी कितना सही है, हमको आपत्ति नहीं है। मैं जवाब इस चीज का दे रही हूँ। बात रही कि आप अभी जो कह रहे हैं हमारी महिलाएं, हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए हमने काम किया। आपका 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, मुझे 4-5 योजनाएं गिरा दीजिए। आजकल ये लोग भूल गए हैं महिला सम्मान योजना में बात करना, अबुआ आवास में बात करना, और ये भूल गए हैं कि हम नशे से करेंगे मिल के बात। जितना ये कार्यक्रम नहीं लाते हैं उससे ज्यादा ये पोस्टरबाजी करते हैं, जितना का इनका योजना नहीं होता उससे ज्यादा पोस्टरबाजी करते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितने लोगों को आपने स्वरोजगार दिया? आंकड़ा प्रस्तुत कीजिए। आपने भूलो झानो योजना के साथ कितनी महिलाओं को सशक्त किया, शराब
आप कि वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति और वहाँ की राजनीति मत कीजिए। बीना जी, एक सवाल उठता है कि आजसू हमेशा से जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनकी राजनीति करती नजर आई है, लेकिन क्या मौजूदा वक्त में जो झारखंड की राज्य सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसके द्वारा किए गए जन कल्याणी कार्य को आप टोटली डिनाय कर देंगे? वो एक के बाद एक कई योजनाएं व उनके विकास से संबंधित तमाम चीजों को जमीन पर आपके सामने फैक्ट फिगर्स के साथ रख रहे हैं। जी हाँ, कानून कुणाल जी, इनका एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी गुरुजी ATM कार्ड योजना। बता दें मुझे कितना सक्सेसफुल रहा। गुरुजी आदरणीय रहे झारखंड के लिए, उनके नाम से योजना लाते हैं, वो भी धरातल पर नहीं उतार पाते। ये कुछ दिन पहले राशन कार्ड से पेट्रोल देने का एक योजना लेकर आए, वो योजना कहाँ चली गई? आप मुझे बताइए, उस योजना से कितने लोगों को लाभ हुआ? अबुआ आवास में एक घर, पूरे झारखंड में एक घर गृह प्रवेश मुझे दिखा दे। ये बता दीजिए कि कौन सा अबुआ आवास में गृह प्रवेश हुआ है, कि पूरे राज्य का कोई एक ऐसा पंचायत बता दे जहाँ पे मैया सम्मान योजना में हर एक महिला को लाभ पहुंचा है। आप मुझे बताएं कि 1,29,00,000 महिला वोटर हैं, जिसमें इनके प्रवक्ताओं द्वारा, इनके द्वारा जारी किया गया है कि 52 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया। मान लेती हूँ कि हो सकता है 29 लाख महिलाएं सक्षम होंगी, लेकिन 1 करोड़ महिलाओं को इन्होंने लाभ नहीं पहुंचाया, और ये दम भरते हैं अपनी योजनाओं का। योजना किस योजना पे बात ये करेंगे? इन्होंने कहा कि हम 5 लाख देंगे, 5,000 देंगे बेरोजगार ग्रेजुएट को पैसा, 7,000 रुपया देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को। किसको दिया? 2,000 चूल्हा खर्च देंगे। 1,20,000 रुपया होते हैं 4-5 साल में महिलाओं का। एक साथ एक मुश्त दें ये महिलाओं को, उसके बाद आदित्य पे उंगली उठाने का कार्य करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आखिरी सवाल, उसके बाद मैं चर्चा का समापन करूंगा। राजश्री जी, जो बात यहाँ पर अरविंदर जी कह रही हो चाहे अमृत जी कह रही हो, एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, आरोप लगा दिए जाते हैं, आरोप के तहत कार्रवाई भी होती है, लेकिन कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकला उसकी कोई जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करती। तब तक कई राजनीतिक दलों को नुकसान हो जाता है। इस बात की जवाबदेही, जिम्मेदारी बीजेपी ले रही है कि जो सुनील श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, IT की जो रेड हो रही है, अगर उसमें कुछ नहीं निकला तो बीजेपी आके बोलेगी। देखिए, ये तो मतलब बहुत ही कम केस ऐसे हुए होंगे कि जो नहीं निकला। अदरवाइज जितना मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, हर एक में ऐसे ही जगह ईडी रेड करती है जहाँ पे कुछ न कुछ पाया जाता है, और कुछ न कुछ गुप्त सूचनाओं के अनुसार उसमें उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो अभी लगातार कह रहे थे कि हम सम्मान की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, तो ये मैं हमेशा 2 लाइन में इसको व्यक्त करना चाहती हूँ कि झूठे लोगों को जनता समझ गई, कौन सच्चा है कौन झूठा समझ गई। धोखे का पुलंदा है उनका घोषणा पत्र, और पक्के इरादों की गूंज है हमारा घोषणा पत्र। तो अभी ये कह रहे थे कि हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं से झारखंड को क्या लाभ मिला, या 2014 से 19 के बीच में हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो मैं माननीय रघुवर दास जी के बारे में कहना चाहूंगी कि 1 रुपए की रजिस्ट्री जो उन्होंने महिलाओं के लिए की थी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, जिससे उनकी घर गृहस्थी कला से जो परिपूर्ण होती थी वो नहीं हो रही थी, ये समाप्त किया गया। कृषि सम्मान योजना समाप्त की गई। बहरहाल अब देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में तो जो 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आएंगे, इन तमाम कार्रवाइयों का उस पर कितना कुछ असर होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल आप चारों खास मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड में जो 2 चरणों में हो रहा विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। चाहे NDA अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, दोनों एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप के बीच कई नेताओं पर शिकंजे भी जांच एजेंसियों के द्वारा कसे जा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी रहेंगी।